नहीं है। और मंच पर जो विराजे हमारे समाज के सभी सम्मानीय अतिथिगण और इस समाज के भवन में एकत्रित सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मैं सेवा जोहार कहता हूँ। और अपनी बात कहने के पहले माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं ये जो बैठे हुए हमारे सारे जो समाज के प्रमुख गण हैं उनके गेटअप में नहीं आया, क्या बोलते हैं, उनके ड्रेस में नहीं आया। उस ये जो ड्रेस पहने हैं उस ड्रेस में मैं नहीं आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एक चीज़ मेरे जहन में आया कि ये जो हमारे समाज की तरफ से फ्लैक्सी लगाया गया पोस्टर, वो सब हमारे इतिहास के हमारे पात्र हैं जिन्होंने समाज के लिए लड़ा और उन्होंने मार्गदर्शन दिया, आज की जिसके बदौलत हम लोग आज हमारे देश के भीतर ऊंचे आवाज़ में कह सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। वो तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये जो समसामयिक रूप से हमारे जो फोटो है, बरकाम जी अब शायद आगे जिम्मेदार ज़्यादा हो गए, मुझे नहीं मालूम, ये जो केवल आप लोगों ने नाचने का ही फोटो लगा लिया है, इसी से तो समाज पूरी तरह जाहिर नहीं हो जाता। आज देश भर के आदिवासी संगठनों का यह मानना है कि आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है और उस पर ज़्यादा खतरे बढ़ गए हैं, उसको बचाने की ज़्यादा जरूरत है। तो भैया मैं कहना चाहता हूँ ये कि ऐसा जो संघर्ष की जो गाथाएं हैं, जिसके अगर फोटो तस्वीर हो तो ऐसे तस्वीर भी लगाया करिए बरकाम साहब। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, शायद बरकाम के जरिए बात कहना चाहता हूँ, तो ताकि हमारे समाज के लोगों को भी पता चल जाए कि नहीं, नाचने गाने तक के आदिवासी सीमित नहीं है, वो तो जरूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन आपके पास अगर जमीन ना हो, गांव ना हो, जंगल ना हो, फिर आपका ये जो नाचने गाने का तो कैसा संभव है। ये चीजें देश के भीतर लगातार कम हो रहा है, ये पूरे सरकारी सर्वे में है और सामाजिक संगठन के लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हमारे आज के समसामयिक तस्वीरों में आनी चाहिए, यही हमारी गुजारिश है समाज के हमारे पदाधिकारियों से। हालांकि हम भी हैं, हमें भी, मैं तो जिले का भी संरक्षक हूँ, प्रदेश का सर्व आदिवासी समाज का भी संरक्षक हूँ, संरक्षक भर हूँ, पर पूछा नहीं गया मुझे। खैर मुझे कहा गया कि आप पेशा कानून पर बात करिए। पेशा कानून अपने आप में बड़ा मुद्दा है, हालांकि छोटा दिखता है पर बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सब लोगों को कहना, आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो, इस बात पर काफ़ी सोचते विचारते होंगे। ये जो पेशा कानून आया, पंचायत प्रबंध जो अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम जिसको कहते हैं, वो आया, उसके पीछे बहुत सारा पृष्ठभूमि है। मोटे तौर पर कहें तो ये जो 5वीं अनुसूची के दायरे में हमारा जो क्षेत्र आया वो करीब 72-73 के आसपास आया। उससे पहले ये मध्य भारत का इलाके को 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लाया ही नहीं गया, और ये कोशिश लगातार हुआ कि ये जो 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल तो किया गया, लेकिन
ताकि आदिवासी लोग अपना जीवन स्वायत्त तरीके से गुजार सकें। इस पर काफ़ी चिंता हुई, उस पर काफ़ी विचार हुआ और जगह जगह ये आंदोलन होते रहे अपनी ज़मीन के लिए, ज़मीन बचाने के लिए, जिसको हम जंगल ज़मीन कहते हैं। और ये जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है वो जंगल ज़मीन को बचा नहीं पा रहा था। बाद में तय हुआ कि नहीं, इन प्रावधानों के तहत तो संभव नहीं हो पा रहेगा, इसलिए नया कानून की जरूरत है। फिर पेशा कानून की परिकल्पना आई, इसकी लंबी इतिहास है। पर यह कहना चाहता हूं, जब 1996 में पेशा कानून आया तो इस पर बहुत विचार नहीं हुआ, लेकिन कमिटियों पर विचार हुआ और लागू हो गए आधी रात में। आधी रात को लागू पास हुआ पार्लियामेंट के भीतर और उसके दूसरे दिन राष्ट्रपति का साइन भी हो गया और लागू भी हो गया। ये कानून अपने आप में बेमिसाल कानून है। आपका सम्मान के साथ हमारे बीच आबकारी और वाणिज्य कर मंत्री पीरू कुंवर लखमा दादा उपस्थित हुए हैं। उन्हें सम्मान के साथ हमारे बीच में, और साथ ही करण देव सर आप भी उपस्थित हुए हैं। आप भी आए और अपनी मंच पर मंचासीन हो। आपके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिवादन। हेलो मंत्री महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बात देखो मंत्री जी, हेलो, मुझको जिम्मेदारी है पेशा कानून पर बोलने के लिए, और थोड़ा बहुत दूंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, उतना परेशान नहीं करूँगा। थोड़ा बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पेशा कानून आया ना, पेशा कानून का मतलब क्या? ये तो 25 साल पहले पारित हो गया देश के संसद के भीतर और लागू भी हो गया। उस पहली बार उस कानून को लिखने वालों ने माना कि ये कानून पास हो जाएगा तो अपने आप लागू नहीं होगा, राज्य की सरकारें इसको लागू नहीं करेंगी। इसलिए उसी कानून में एक प्रावधान डाल दिया गया कि ये कानून राष्ट्रपति के साइन होने के 1 साल के भीतर अगर राज्य की सरकारें अपनी कानूनों में बदलाव नहीं करेंगे तो ये कानून अपने आप ही लागू हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो ये कानून 1996 के बाद 97 के भीतर ही राज्य की सरकारें अगर बदलती तो बदलती, नहीं तो ये अपने आप ही लागू होगी। ये कानून है, इस कानून में लिखा गया। इस कानून को ड्राफ्ट करने वाले बस्तर के बहुत पुराने कलेक्टर, अनुसूचित जनजाति आयोग के बहुत जाने माने आयुक्त रहे पीडी शर्मा साहब, आजकल नहीं है दुनिया में। उनसे मेरे बहुत गहरे संबंध थे। उन्होंने बात पे ये बात कहा कि देखो मनीष, ये जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इस कानून को पालन नहीं करेंगे, ये लागू नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस पे ये प्रावधान डलवा दिया कि ये अपने आप ही लागू हो जाएगा, और लागू हो गया। और उसी कानून के लागू होने के भरोसे पर हम लोगों ने बस्तर के भीतर टाटा जैसे कंपनी को 10 वर्ष तक लगातार संघर्ष के बाद लौंडीगुड़ा के 10 गांव से भगाया। अगर पेशा कानून नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं था। ये एक सच्चाई है। और वैसा ही अफ्तार के खिलाफ जो दुर्ली भांसी में जो लोग 6 गांव की जमीन लेना चाहते थे, ये भी एक सच्चाई है कि ये कानून था तब ये संभव हो पाया। मतलब कहना यह है मोटा मोटी कि ये कानून होने के बावजूद आपको अपनी जंगल जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़े बिना आपको नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। तो आज
कल्पना किया गया, जब इसको लागू करने की बात आई, तब लोगों ने माना कि ये कानून राज्य सरकारें अपने आप स्वीकार नहीं करेंगी। और सच यही है, छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोग सुन रहे हैं ना, हमारे मंत्री जी भी है, जिम्मेदार मंत्री, 25 साल हो गए राज्य की सरकारों को उस कानून के अनुसार नियम बनाने की जवाबदारी थी कि ये कैसा लागू होगा प्रदेश के भीतर। प्रदेश की हालतों के अनुसार नियम बनाना था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी राज्य होने के बावजूद अब भी 25 साल से ज्यादा हो गए, नियम बना, पास तो हो गया बता रहे हैं कैबिनेट में, पर अब तक बाहर नहीं आया। और वो पता नहीं कब आएगा, पता नहीं मंत्री जी आ जाए तो वही बता पाएंगे। लेकिन सच ये है कि अभी तक नहीं बन पाया। बाकी प्रदेशों में बन गया, चाहे वो जैसा भी बना बन गया। बेहतर नियम महाराष्ट्र में बना, कोशिश किया गया यहाँ कि अच्छा से अच्छा नियम बने। उस कमेटी में मैं भी हूँ, प्रदेश की कमेटी में। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें उस पर दिया। बात यह है कि गांव, एक नारा आप लोग अभी दे रहे थे हमारे नौजवान लोग कि डांटे नाराज, मतलब मेरा गांव में मेरा राज। आप लोग समझ रहे ना, गांव में गांव गणराज्य की बात भी बोलते हैं, मावा नाटे महाराज भी बोलते हैं, नाटे नाराज भी बोलते हैं, उसकी कल्पना पेशा कानून कि यही मूलभूत बातें हैं। तो अगर सचमुच इस तरीके का अधिकार अगर अब मिल तो गया, पर टिक नहीं रहा। एक बात के लिए बताना चाहता हूं कि ऐसे सिलगेर में एक लड़ाई हो रहा है, 7 वर्ष से ज्यादा समय से वो लोग वहां बैठे हैं। हो सकता है कि माओवादियों के कहने से बैठे होंगे, ये भी बात सच है, लेकिन उन लोग जो बातें कह रहे हैं वो कहीं गलत नहीं है। कि भाई आप रोड बना रहे हो तो हमसे पूछो, पेशा कानून तो कहता है कि हमसे पूछने के लिए कि गांव से आप सहमति लीजिए, आप लिए नहीं हो और कैसा आप बैठ गए, ये बात वहां कहा जाता है। और वैसा ही अभी एक हम लोग एक लड़ाई लड़ रहा है, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं ज्यादा। अभी एक गुला किसोली का मामला है, वहां एक बेहतरीन ग्रेनाइट पत्थर का खदान है। कहा जाता है कि गुला किसोली का जो ग्रेनाइट है हमारे देश का सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का ग्रेनाइट है। वो गोल्ड खनिज में आता है और उसको जिस तरीके के लीज दिया गया, उस लीज पर गांव वाले लोग आपत्ति किए। पेशा कानून कहता है कि आपको गोल्ड खनिज के मामले में आपको लीज पर जाने के पहले गांव से सहमति तो लेनी पड़ेगी या पंचायत से लेनी पड़ेगी। वो सहमति नहीं बोलता है, कानून में कहता है कि आप ग्राम सभा या पंचायत को आज्ञापक बनाया गया, मतलब आज्ञाकारी बनाया गया, ये आज्ञा देंगे आपको क्या करना है या नहीं करना है। इतना सारा पावर है गांव को गोल्ड खनिज के मामले। पर गांव के लोगों ने आपत्ति किया कि हमने कोई बैठक नहीं करी, सरपंच मुखिया लोग शपथ पत्र के साथ सरकार को लिखित में शिकायत किए, अब तक कार्यवाही नहीं हुई। पर सच यह है कि ये कानून के तहत ही कर रहे हैं। हम लोग समाज के तरफ से भी, हमारे साइड से भी हम लोगों ने जो ड्राफ्टिंग बनाया उसमें एक प्रस्ताव भेजे थे गोल्ड खनिज के मामले में। गोल्ड खनिज में क्या, ग्रेनाइट, संगमरमर, गिट्टी, मुरुम, टीन, कोरंडम, ये सब गोल्ड खनिज में आता है। ये गोल्ड खनिज के मामले में हम लोगों ने राज्य सरकार को जो ड्राफ्ट बना करके दिया, उसमें मुख्य बात यह है कि आदिवासियों की कोऑपरेटिव बना करके, कोऑपरेटिव समझते हैं ना, कोऑपरेटिव बना करके उसकी लीज दिए जाए और आदिवासी लोग उसको खोद करके बेचें। ये हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। ये बात गुला किसोली के मामले में 90-91 में मेरा भी प्रस्ताव था उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार को, और तब की
कुछ सोसाइटियां भी बनी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाया। पर हमारा ये ऐसा प्रस्ताव क्यों है, इसके पीछे कारण ये है कि आजकल सरकारें नौकरी नहीं दे रही हमारे पढ़ने वाले लड़कों को, सब बेरोजगार है, घूम रहे हैं। तो जहां इस तरीके की खदानें हैं, उनको अगर उन्हीं की कोऑपरेटिव बना करके दे दिया जाए तो वो मालिक बनेंगे, उनको काम मिल जाएगा और हजारों लड़कों को बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका जिंदगी ठीक हो जाएगा। ये हमारी परिकल्पना है। पर हो क्या रहा है आज की तारीख में, सरकार के लोग अमूमन ऐसे खदानों को जो जिसमें काफी पैसा है, करोड़ों अरबों का मुनाफा हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े बाहर की कंपनियों को दे रहे हैं। आप मुला किसोली की बात कर रहे हैं, उसके बगल में उड़ीसा में जो ग्रेनाइट का खदान है, उसको 3 साल से उत्खनन हो रहा है, करीब 3 साल से वो पहाड़ को खत्म कर दिया गया है। वहां के लोग मर भी रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, कोई प्रकोप होगा देवी होगी का, ऐसा मुझे लगता है, जो भी हो। पर बात यह है कि वो ग्रेनाइट खदान को चाइना की कंपनी, चीन नाम का एक देश की कंपनी खरीद के ले जा रही है, और उससे भी बेहतर क्वालिटी का खदान ये है। तो बात यह है कि ऐसे खनिज जहां पर भी है, जैसे पुष्पा के एरिया में टीन का खदान है, अरे टीन हमारे लोग खोद के बेचते थे, पहले खोदते थे, गलाते थे, उसके बाद जिसको देना है सरकार वाले लेते थे, कई व्यापारी लोग लेते थे। तो आज की तारीख में ऐसे खदान को किसी सेठों को क्यों देने की जरूरत है? हमारे आदिवासी को कॉर्पोरेट बना करके दीजिए, उनका जिंदगी बदल जाएगा, उनका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारी सोच है और इसको लेकर के हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो दोस्तों बात ये है कि ग्राम जैसे वनोपज के मामले में, वनोपज आप लोग समझ रहे होंगे, वनोपज के मतलब क्या है, डोरा, महुआ, इमली, यही वनोपज नहीं है, बल्कि वन के अंदर जो भी चीजें आता है सब वनोपज है। अब तेंदुपत्ता का संग्रहण हो गया, ये भी है। और कानून में वनोपज के मामले में, पेशा कानून में आदिवासी समाज को मालिक बनाया गया, मतलब ग्राम सभा को मालिक बनाया गया कि वो मालिक है और उसको जिस तरीके से वो बेचना चाहे बेचेंगे। अब इस पर क्या रूल सारा मुझे नहीं मालूम, अभी तक आउट भी नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि आज के ये जो किस्से कहानी बताया जाता है बस्तर के अंदर कि चिरौंजी जो इतना कीमती होता है, चिरौंजी मतलब आप लोग समझते हैं, एड़का पार्टी के अंदर जो गिंज बनता है, हाँ, उसको निकाल के फिर बेचते हैं, वही चिरौंजी है। आज से 25 साल पहले उसका रेट मार्केट में 1000 रुपया, 800 रुपया पाइली होता था। उस समय यहाँ के व्यापारी नमक के बदले उतना पलटाते थे। ये राज्यपाल के रिपोर्ट में ये बात नारायणपुर के इलाके की रिपोर्ट आई। तो कहना यह है कि इस तरीके का बस्तर के अंदर वनोपज का शोषण होता रहा है आदिवासियों के साथ। इसलिए इस कानून में इस बात का इंतजाम किया गया कि वनोपज को, डोरा, महुआ, तेंदुपत्ता किस तरीके से बेचे, उसका पूरा अधिकार गांव को दिया गया कि गांव के लोग किस तरीके से बेचे, ताकि साहूकार और सेठों
ताबड़तोड़ नहीं करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। आपको उधर एक जानकारी के लिए बता दूं, उड़ीसा में इसी कानून के तहत समितियां भी है और सीधे सेठ जाकर के गांव के भीतर खरीद भी रहा है। समिति का रेट से कम कीमत में बात ले रहा है और 90 पैसा दे रहा है। तो लोग ज्यादातर लोग सेठों के पास बेच रहे हैं, वह 4 रुपया वहां पे भी समिति का रेट है और 3.5 रुपया में सेठ खरीद रहा है। हमारे यहाँ के लोग भी जाकर के बेच रहे हैं। यही कानून के तहत ही है, इतना खुला कर दिया गया। बावजूद उड़ीसा में कहीं ठीक ठाक समाज के भीतर प्रबंधन नहीं होने के वजह से, जागृति नहीं होने के वजह से आज हमारे समाज के वहां कुछ लोग सेठों के साथ वहां पे भी दलाली कर रहे हैं और हमारे यहाँ का बंदा भी इसी तरीके से उड़ीसा जा रहा है। उसमें भी हमारे बीच के लोग भी दलाली कर रहे हैं, समाज के लोग, यहाँ के लोग भी, वहां के लोग भी। अगर इस तरीके का अगर होगा तो फिर एक ऐसा कानून तो ऐसी तरह रह जाएगा, उसका कोई पालन मजाक बन जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये भी चिंता करने की बात है हम सब लोगों के लिए। तो भैया ये कि पेशा कानून का मतलब यही है कि गांव, हर चीज को गांव से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए हो या रोड बनाने के लिए हो, पुलिया बनाने के लिए हो या कोई खदान खोलने के लिए हो। हर चीज के लिए गांव वाले अगर सहमत होंगे तो वहां कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पेशा कानून के कारण, पर आज की तारीख में ये चीज देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी चिंता की बात है। और ये कानून बनाने वालों ने कभी कहा था कि अगर पेशा कानून सचमुच प्रभावी ढंग से लागू हो गया, जिस तरीके की मंशा व्यक्त किया गया उस तरीके से लागू हो गया मध्य भारत के इलाकों में, तो फिर एमएलए, एमपी और मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ऐसा कहा गया, पर अब लागू ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोला जाए। तो ये एक समस्या है, इसलिए ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी चीज ये है, इस पेशा कानून में गांव को तो बहुत सारी चीजें दी है, पर हम लोगों ने एक बात उस समय कहा था कि गांव को जितना भी अधिकार दे, लेकिन अगर कलेक्टर और एसपी के पास ही पूरा अधिकार, शासन का अधिकार केंद्रित होगा तो गांव को जो मिलने वाला अधिकार है उसका वायलेंस होगा, उल्लंघन होगा, नहीं मिलेगा। तब बामुश्किल पेशा के भीतर, पेशा को बना तब हम लोग थे उस समय के सरकारों में, केंद्र की सरकारों में हमारे दल से संबंधित लोग मंत्रिमंडल में थे और बड़ी भूमिका में थे। हम लोग के लड़ाई के अनुसार, प्रस्ताव के अनुसार पेशा में लास्ट प्रावधान में डाला गया कि जिला में जब स्वायत्तता की परिकल्पना करेंगे, स्वायत्तता की बात करेंगे जिला के भीतर, तो 6वीं अनुसूची का पैटर्न के हिसाब से होगा। मतलब जिले में जब भी स्वायत्तता होगा तो 6वीं अनुसूची के जो प्रावधान है वो उसमें शामिल करने का प्रयास करेगी राज्य सरकारें। पर अब क्या बोले, जिस कानून में बाध्यकारी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी है, उस कानून को ही राज्य सरकारें नहीं मान रही, तो पेशा को क्या मानेंगे, जिसमें तो केवल उम्मीद किया गया कि आप जब जिला में स्वायत्तता की बात करोगे तो आप 6वीं अनुसूची के पैटर्न का आप ध्यान रखेंगे। पर अब जिला पंचायत का क्या हाल है? जिला पंचायत के बारे में एक बार कहा गया, जब पहली बार पंचायत रूल्स आया और कहा गया कि नहीं, जिला पंचायत के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा और जिला पंचायत को सारे अधिकार होंगे। जो जिला पंचायत के सीईओ से लेकर के नीचे अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सीआर लिखने का अधिकार होगा। समझ रहे ना? दिग्विजय सिंह के समय ये बात थोड़ा बहुत चला कि जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सीआर लिखने का भी पावर हो, ये भी उम्मीद जाहिर किया गया, पर नहीं हुआ। अब तो पता नहीं जिला पंचायत किधर है ये भी समझ में नहीं आता।
तो वो प्रावधान है देश के संविधान के भीतर जो आदिवासियों को कंप्लीट स्वायत्तता देता है, एक तरह से राज्य का अधिकार जिले का ना उस स्वायत्त शासित प्रदेश को मिलता है, स्वायत्त जिला को मिलता है। राज्य का अधिकार मतलब क्या? राज्य का अधिकार मतलब यह है कि अगर हमारे जिला को अगर क्षेत्र सूची के अनुसार स्वशासन स्थान मिलता तो यहाँ पे जो भी कमिटी के लोग होंगे, जरूरी थोड़ी है कि मनीष कुंजाम या रामा सभी रहेंगे, जो निर्वाचित होंगे वही लोग होंगे जिनको जनता चुनेगी। अब जैसे हरीश बन गया जिला पंचायत के अध्यक्ष, तो उस समय स्वायत्त जिला कमेटी का भी वही चेयरमैन होता, तो वो चेयरमैन होता तो क्या होता, उसका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता जो 11 या 12 लोग होते और वो तय करते कि उनके जिले में कौन कलेक्टर होगा। वो कमेटी बोलेगी, उसके अनुसार वो कलेक्टर वहां पदस्थ होगा। कौन एसपी होगा वो तय करेंगे, मतलब पूरा प्रशासन उनके कंट्रोल में होगा। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी मतलब जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के लिए जैसे आज एक सवाल है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अब जैसे बहुत सारे लोग कोंटा बीजापुर के इलाके से पकड़ करके ले आ रहे हैं, उनके खिलाफ ये मतलब ऐसा अपराध जो 2 साल तक सुनवाई नहीं होता, ऐसे कानून बना है 2 साल तक तो जेल में रहेंगे, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कानून भी उनके खिलाफ लगता है, 302 लगता है, जन सुरक्षा 1 लगता है, तमाम तरह के अपराध लगते हैं और लोग 5-5, 6-6, 7-7 साल तक जेलों में रहते हैं। तो इस तरीके के केसेस में अगर चेतावनी सूची लागू होगा, उस पैटर्न पर अगर हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था होगा तो होगा क्या कि जो इस तरीके के जो हत्या से और बड़े बड़े जो केसेज हैं उनके लिए एक जूरी बनाने का अधिकार होता उस ऑटोनॉमस काउंसिल को, मतलब स्वायत्त काउंसिल को, जो चेतावनी सूची के अंतर्गत होगा। और वो जूरी जो होगा ऐसे मामले पर गांव में जाकर या इलाके में जाकर के उसकी सुनवाई करता और 1 साल या 6 महीने के भीतर ऐसे मामलों का निपटारा होता ताकि आदिवासियों को धरना भटकना ना पड़े और उनका शोषण ना हो। ये व्यवस्था चेतावनी सूची के भीतर किया गया, लेकिन ये कहाँ होगा आज की सरकारें। मैं समझता हूँ कि ये तो केवल हमारी सुंदर सुंदर कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं है उसके भीतर। तो ये है पेशा में मूल रूप से। तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद लंबा हो गया, पर मोटा मोटी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो केसेस के मामले में अभी बुरकापाल में 125 से ज्यादा लोग छूटे, उस पूरे मामले जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है जिसको मुझे बोलने कहा गया, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में भी वो जो 125 लोग छूटे, करीब 6 या 7 थाने से पकड़े गए थे और 6 या 7 थानों में जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, जो थाना प्रभारी है, जो इसका इंक्वायरी कर रहा था बुरकापाल के केसेस में बता, उसमें एक भी आदिवासी नहीं, एक भी आदिवासी, समझ रहे ना। ये उस केस का जो पैरवी करने वाला जो वकील है वो कहता है कि इस पूरे मामले का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, जो थाने में बैठा हुआ जो भारत अधिकारी है उसमें से एक आदिवासी नहीं। तो ये कैसा 5वीं अनुसूची है, ये कैसा क्या नाम चिन्ह ले गया? आप लोग समझ रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सवाल उठना चाहिए कि आज उन इलाकों में जहां हमारे लोगों को पकड़ के ले आ रहे हैं उसमें एक आदिवासी अफसर इंक्वायरी कर नहीं रहा है, सब नामटाई वाले बाहर के लोग हैं, तो कैसा उम्मीद करेंगे कि हमारे आदिवासी सही में न्याय होगा? तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे ऐसे बोझिल सब्जेक्ट पर बोलने के लिए बताया गया है हमारे हिरमा और ये सब लोग, सॉरी आप लोग कितना समझ पाए मुझे नहीं मालूम, पर इतना कहना चाहता हूं कि पेशा कानून सचमुच गंभीर इशू है और ये अगर प्रभावी ढंग से लागू हो गया तो हम लोग सचमुच भाग्यशाली होंगे और हमारा जल जंगल जमीन और सब कुछ सुरक्षित होगा। हमारा और पुष्पित होगा। यही इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं जोहार कहते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जोहार।